दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हमें एक सीरियल किलर देखने को मिलेगा जो एक एक करके कई सारे लोगों को मार रहा होता है और उन्हें मारने के बाद पेट्रोल डाल के उन्हें जला देता है ताकि मरने वाले की आइडेंटिटी पुलिस को पता ना चले। तो आखिर ये सीरियल किलर इतने सारे लोगों को क्यों मार रहा है और अंत में ये पकड़ा जाएगा या नहीं, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, इस मूवी के अंत में आपको एक बहुत ही बढ़िया क्लाइमेक्स भी देखने को मिलेगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक बंदा एक डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल डाल के उस डेड बॉडी को जला देता है। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कुछ लोग एक छोटे से बैंक को लूटने जाते हैं और वो प्लान के मुताबिक पूरे बैंक को लूट लेते हैं। पर इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड के साथ इनका हाथापाई हो जाता है और वो उसे गोली मार देते हैं और सारा चोरी का सामान लेके फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये रॉबरी वाले केस को एसीपी अरविंद हैंडल करते हैं और वो कुछ ही दिनों के अंदर ही उन बदमाशों को पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ हम एसीपी रजनीत को देखते हैं जो कि एक सीरियल किलर के केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पे एक सीरियल किलर है जो कि पहले तो लोगों के सर पे गोली मारता है और फिर उन्हें जला देता है और वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब तक 7 लोगों को मार चुका है। क्योंकि सीरियल किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए पुलिस कमिश्नर एसीपी रजनीत के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उन्हें कहते हैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो वरना ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं रात को एसीपी रंजीत कहीं जा रहे होते हैं पर तभी उनकी एक छोटी सी लापरवाही के वजह से उनका एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो एसीपी रजनीत के इस कंडीशन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर वो सीरियल किलर वाला केस एसीपी अरविंद को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वो एसआई मनोहर के साथ मिलके तुरंत इस केस पे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ें, हमें इस मूवी में एक वन साइडेड लव एंगल भी दिखाया गया है। दरअसल संजना नाम की एक लड़की एसीपी अरविंद से प्यार करती है और वो कई बार एसीपी अरविंद को इसके बारे में बता चुकी है, पर एसीपी अरविंद उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। तो चलिए इस लव एंगल को यहीं पे छोड़ के हम इन्वेस्टिगेशन में वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एसीपी अरविंद इस केस को अपने हाथ में लेने के बाद पुलिस को एक और जला हुआ लाश मिलता है और इसका खून भी बिल्कुल उसी तरीके से किया गया था, पर इस बार पोस्टमार्टम के दौरान उस डेड बॉडी के एंकल से डॉक्टर को एक स्टील प्लेट मिलता है। इसका मतलब इस मरे हुए आदमी का एंकल सर्जरी किया गया था। फिर एसीपी अरविंद उस स्टील प्लेट को लेके आसपास के सभी अस्पतालों में जाते हैं और अंत में उन्हें वो अस्पताल मिल जाता है जहाँ पे ये वाले प्लेट यूज किए जाते हैं। तो डॉक्टर एसीपी अरविंद को बताते हैं कि आप जिस प्लेट के बारे में बात कर रहे हो ये पिछले 6 महीने से ही मार्केट में आया है। इससे पहले इस डिजाइन के प्लेट को यूज नहीं किया जाता था। तो डॉक्टर से ये सुनने के बाद एसीपी अरविंद उन्हें कहते हैं कि पिछले 6 महीने से आपने जितने भी एंकल सर्जरी किया है मुझे उन सभी का डिटेल्स चाहिए। फिर हम देखते हैं डॉक्टर से डिटेल्स लेने के बाद एसीपी अरविंद एक एक करके उन सभी से पर्सनली मिलने जाते हैं। पर यहाँ पे एक शॉकिंग चीज होता है। दरअसल एक एक करके सबको पर्सनली विजिट करने के बाद एसीपी अरविंद ये देखते हैं कि लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है वो सब लोग अभी भी जिंदा हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो डेड बॉडी किसका था और उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। फिर अगले दिन पुलिस को एक और जला हुआ डेड बॉडी मिलता है जिसे कल रात ही जलाया गया है। फिर एसीपी अरविंद यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से पूछते हैं क्या हाल ही में आपके पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आया था? तो इंस्पेक्टर कहते हैं नहीं सर, हमारे पुलिस स्टेशन में कोई भी मिसिंग कंप्लेन फिलहाल नहीं है। पर तभी एक कांस्टेबल कहता है सर आपको याद है कल हमारे पुलिस स्टेशन में एक भिखारी आया था और वो किसी बस और लड़की के बारे में कह
रहा था। दरअसल वो पुलिस के सामने अपना बात सही से नहीं रख पा रहा था। वो बार बार बस गर्ल ऐसा कुछ कह रहा था। वो डिटेल्स में कुछ भी बता नहीं रहा था, जिसके चलते उसकी बात को सीरियसली ना लेते हुए उसे पुलिस स्टेशन से भगा दिया। कांस्टेबल से ये सब सुनने के बाद एसीपी अरविंद सीधा उस भिखारी से मिलने जाते हैं और उस दिन उसने क्या देखा था बिना डरे उन्हें वो सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। तो वो बताता है परसों रात को यहाँ पे जोरदार बारिश हो रहा था। तभी वो लड़की एक बस से उतरती है। तभी अचानक से एक मास्क वाला बंदा वहाँ पे आ जाता है और वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर एसीपी अरविंद उस भिखारी से पूछते हैं क्या तुमने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा था? तो भिखारी कहता है हाँ सर, मैंने कई बार उस लड़की को यहाँ से स्कूटी से जाते हुए देखा है। तो भिखारी से ये सुनने के बाद एसीपी अरविंद ये सोचते हैं कि अगर उस लड़की के पास स्कूटी है तो फिर वो उस रात बस से क्यों गई थी? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसकी स्कूटी फिलहाल खराब है। फिर वो आसपास के सभी गराज में पूछताछ करने जाते हैं और तभी उन्हें एक गराज में एक स्कूटी मिल जाती है जिसे एक लड़की यहाँ पे छोड़ के गई है और अभी तक वो उसे लेने नहीं आई है। फिर एसीपी अरविंद सर जब उस गाड़ी की डिक्की को खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें उस गाड़ी के पेपर्स मिल जाते हैं और यहाँ से उन्हें इस स्कूटी के ऑनर के बारे में पता चल जाता है। फिर वो तुरंत उस एड्रेस में पहुंच जाते हैं। तो एसीपी अरविंद ये देख के शॉक हो जाते हैं कि वो लड़की बिल्कुल सही सलामत होती है। इससे पहले कि एसीपी अरविंद इस लड़की से कुछ पूछताछ करते वो कांस्टेबल इस लड़की को पहचान लेता है। दरअसल उस दिन जब वो उस भिखारी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल रहा था तब उसने इस लड़की को पुलिस स्टेशन के सामने देखा था। कांस्टेबल के पूछने पर वो लड़की उन्हें बताती है कि उसका कुत्ता खो गया है और वो उसी का मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आई है। तो उस लड़की से ये सब सुनने के बाद वो कांस्टेबल उसे पुलिस स्टेशन के बाहर से ही भगा देता है। तो अभी वो कांस्टेबल उस लड़की से पूछता है तुम्हें तुम्हारा कुत्ता मिला या नहीं? तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे अभी तक मेरा कुत्ता मिला नहीं है। तो कांस्टेबल से ये सब सुनने के बाद एसीपी अरविंद उस कमरे को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये लड़की उनसे झूठ कह रही है। अगर यहाँ पे कुत्ता होता तो इस घर का सारा सामान इतने अच्छे से नहीं रखे हुए होते। यहाँ तक कि कुत्ते के खेलने के लायक कोई टॉय भी यहाँ पे नहीं है। फिर एसीपी अरविंद बाकी पुलिस वालों से इस घर की तलाशी लेने के लिए कहते हैं और तलाशी लेते टाइम ही इन्हें ये पता चलता है कि इस लड़की की एक ट्विन सिस्टर भी है। पर पता नहीं क्यों ये लड़की उनसे ये बात जानबूझ के छुपा रही होती है। पर तभी एसीपी अरविंद की नजर एक फोटो पे जाता है। दरअसल ये ट्विन बर्ड्स हाई स्कूल की किसी बैच की ग्रुप फोटो है। इस फोटो को देखने के बाद एसीपी अरविंद को याद आता है कि वो जब उस प्लेट से रिलेटेड सभी लोगों से पूछताछ कर रहे थे तभी एक बंदे के घर में उन्होंने एक फोटो देखा था और उस फोटो में भी ट्विन बर्ड्स लिखा हुआ था। इसका मतलब उसका भी एक ट्विन ब्रदर है, पर उसने ये बात जानबूझ के हमसे छुपाया है। फिर एसीपी अरविंद इस लड़की के साथ साथ उस लड़के को भी उठा के पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और उसे कहते हैं मुझे सब कुछ सच सच बताओ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो बंदा कहता है कि एक दिन अचानक से मुझे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। दरअसल किसी एक बंदे ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था और वो मुझे पुलिस के पास जाने के लिए भी मना करता है। फिर किडनैपर मुझे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है, पर जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ वो मुझे बेहोश करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ले जाता है और वहाँ पे छोड़ देता है। जब मुझे होश आता है तो मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला था, वहाँ पे आस पास कोई भी नहीं था। और तभी वो मुझे दोबारा कॉल करता है और कहता है देखो तुम्हारे सामने तुम्हें एक टेंट दिखेगा, तुम उसके अंदर जाओ। फिर मैं जैसे ही उस टेंट के अंदर जाता हूँ वहाँ पे मैं एक बंदे को बंधा हुआ देखता हूँ और तभी वो किडनैपर मुझे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाई जिंदा चाहिए तो तुम्हें इस बंदे को मारना होगा। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं यहाँ तुम्हारे भाई को पानी में डुबा के मार डालूंगा। उस टाइम मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था और मेरे भाई को बचाने के लिए मुझे उस बंदे को मारना पड़ा। फिर मैं वहाँ से भाग के सीधा घर आ गया इस उम्मीद से कि अभी मेरा भाई वापस आ जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। उल्टा मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आता है जो कि उसी किडनैपर ने मुझे भेजा था।
जब मैंने उस वीडियो को प्ले करके देखा मैं बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं मैं ही था। और जब मैं उस बंदे को गोली मार रहा था ये उस टाइम का वीडियो होता है। पर यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये होता है कि मेरे उसे गोली मारने के बाद किडनैपर भी वहाँ पे आ जाता है। और जब वो उस बंदे के सर से वो कपड़ा उठाता है तो मैं देखता हूँ तो मैंने जिसे गोली मारा था वो बंदा कोई और नहीं मेरा ही भाई था। इसका मतलब उस किडनैपर ने मेरे ही हाथों मेरे ही भाई को मरवा दिया। इसलिए उस दिन जब आप मेरे घर आए थे मैंने जानबूझ के आपसे ये बात छुपाया था। फिर एसीपी अरविंद जब उस लड़की से पूछते हैं तो उसका स्टोरी भी बिल्कुल सेम टू सेम था और उसने भी अनजाने में अपनी ही बहन को जान से मार डाला है। और अगर आप अभी ये सोच रहे हो तो फिर ये लड़की पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, तो इसका जवाब ये है, जब शुरुआत में किडनैपर ने उसे बताया था कि उसने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है तब वो ये डिसाइड करती है कि वो पुलिस की हेल्प लेगी। पर इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जा पाती उसे किडनैपर का वापस से कॉल आता है और वो इसे धमकी देता है कि मुझे पता है तुम अभी कहाँ हो, अगर अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप घर वापस आ जाओ। इसीलिए वो उस कांस्टेबल को कुत्ते वाला कहानी सुना के वहाँ से घर वापस आ जाती है। तो इन दोनों से अलग अलग पूछताछ करने के बाद एसीपी अरविंद इन दोनों को एक साथ बिठाते हैं और उनके सामने वो उस ट्विन बर्ड्स स्कूल की ग्रुप फोटो को रखते हैं। दरअसल यहाँ पे एक अजीब सा कोइंसिडेंस होता है। दरअसल ये दोनों बचपन में उसी स्कूल में और इसी सेम बैच में पढ़ते थे। दरअसल स्कूल के बाद आज ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। पर फोटो देखने के बाद ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर एसीपी अरविंद मन ही मन ये सोचते हैं कि अगर ये दोनों सेम स्कूल से हैं, इसका मतलब बाकी के जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब भी इसी स्कूल से और इसी बैच से होंगे और जरूर इन सब का उस सीरियल किलर के साथ कुछ तो लिंक है। फिर एसीपी अरविंद इन दोनों से पूछते हैं क्या आपको इनमें से किसी के ऊपर भी शक है कि ये काम कौन कर रहा है, तो ये दोनों थोड़ा सोचने के बाद एक नाम बताते हैं और वो नाम है बेंजामिन। फिर एसीपी अरविंद और मनोहर ट्विन बर्ड्स स्कूल के ऑनर से मिलने जाते हैं। फिर ये उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। तो स्कूल की ऑनर उन्हें बताती है कि 23 साल पहले हमने एक स्कूल खोला था जिसका नाम कुछ और था, पर कोइंसिडेंसली वहाँ पे एक दो जुड़वा बच्चे आने लगे जिसके वजह से हमारा स्कूल फेमस हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे स्कूल में बहुत सारे ट्विन्स बच्चे आने लगे और फिर हमने हमारा स्कूल का नाम बदल के ट्विन बर्ड्स रख दिया। फिर ऐसे ही एक दिन एक स्कूल लेवल चेस टूर्नामेंट में मैंने और मेरे पति ने पहली बार बेंजामिन को देखा। वो उस चेस टूर्नामेंट का विनर था और फिर वहाँ पे हमें बेंजामिन का जुड़वा भाई फ्रांसिस भी मिला। और क्योंकि ये दोनों ट्विन्स थे तो मेरे पति को लगा कि अगर हम इन दोनों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवा देते हैं तो फिर ये हमारे लिए भी चेस टूर्नामेंट जीत के लाएगा, जिससे हमारा स्कूल का और अच्छे से प्रमोशन हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद हम उन दोनों से मिलने गए तो हमने देखा कि इन दोनों का घर ही नहीं है। दरअसल ये दोनों रोड साइड पे टेंट में सोते हैं। फिर हमें पता चला कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट के कारण इनके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुका है। फिर मैंने और मेरे पति ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों अगर चाहो तो हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हो, तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना होगा। फिर ये दोनों बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए राजी हो जाते हैं। दरअसल वो दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे और देखते ही देखते ये हमेशा स्कूल में फर्स्ट आने लगे, जिसके चलते बाकी के क्लासमेट्स इन दोनों से चिढ़ने लगे। फिर हम देखते हैं फ्रांसिस को अंधेरे को लेके फोबिया था। अगर उसके आसपास कभी अचानक से अंधेरा हो जाता है तो फिर वो पैनिक में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। इसलिए बेंजामिन हमेशा फ्रांसिस के साथ होता है, वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए इनके क्लासरूम के सभी बच्चों को लेके 2 ग्रुप बना दिया गया है। जब एक ग्रुप फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए जाता है तो दूसरा ग्रुप केमिस्ट्री के लिए जाता है। और बस इसी दौरान बेंजामिन और फ्रांसिस एक दूसरे से अलग रहते हैं।
फिर हम देखते हैं बाकी के क्लासमेट्स को किसी तरीके से फ्रांसिस के फोबिया के बारे में पता चल गया होता है, क्योंकि वो पहले से ही इन दोनों से चिढ़ते थे। इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठा के फ्रांसिस को तंग करने का सोचते हैं और फिर केमिस्ट्री लैब के दरवाजे को अंदर से बंद करके वो लाइट को ऑफ कर देते हैं, जिसके चलते पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और फ्रांसिस डर के मारे रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फ्रांसिस के चिल्लाने की आवाज बेंजामिन तक पहुंच जाता है। फिर वो फिजिक्स लैब से भागते हुए फ्रांसिस को बचाने के लिए केमिस्ट्री लैब तक पहुंच जाता है, पर केमिस्ट्री लैब का दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे खोल नहीं पाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर फ्रांसिस को पैनिक अटैक आता है और वो मर जाता है। दरअसल मैं चाहती थी इस केस को लेके पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, पर मेरे पति वो नहीं चाहते थे, इसीलिए वो इस घटना को दबा देते हैं और ऐसे ही चुपचाप हम फ्रांसिस का फ्यूनरल कर देते हैं। फ्रांसिस के मौत के बाद बेंजामिन क्लास आना बंद कर देता है। दरअसल वो हमेशा अपने भाई को खोने के गम में डूबा रहता है। फिर हम देखते हैं पासी के चर्च के मदर बेंजामिन को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो बेंजामिन को इस हालत में और नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता है कि बेंजामिन को इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब जाके वो इस दुख से उभर सकता है। तो उनसे ये पूरी कहानी सुनने के बाद एसीपी अरविंद उनसे पूछते हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बेंजामिन हमें कहाँ मिलेगा? तो स्कूल के ऑनर कहते हैं कि मदर के उन्हें यहाँ से ले जाने के कुछ ही महीने बाद ही किसी फैमिली ने बेंजामिन को एडॉप्ट कर लिया था, पर बेंजामिन ने उन्हें साफ साफ ये कह रखा था कि वो किसके साथ जा रहा है इसके बारे में वो किसी को ना बताएं। इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ कि वो अब कहाँ है और क्या कर रहा है। फिर एसीपी उनसे पूछते हैं कि अभी आपके पति कहाँ हैं? तो वो बताते हैं बेंजामिन के यहाँ से जाने के कुछ ही साल बाद अचानक से एक दिन हमारा पूरा स्कूल जल गया और उस स्कूल के साथ हमारा सारा सपना भी जल गया और इस सदमे से उभरने के लिए मेरे पति दारू पीने लगे और ऐसे ही एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए। फिर एसीपी अरविंद उन्हें कहते हैं, दरअसल मैम हमें उस बैच में पढ़ने वाले सभी बच्चों का डिटेल्स चाहिए था, क्या आप हमें वो डिटेल्स दे सकते हैं? फिर वो एसीपी अरविंद को एक फाइल देते हैं। दरअसल इस फाइल में उन सभी बच्चों से रिलेटेड कुछ जरूरी डिटेल्स होते हैं। इस फाइल को अच्छे से पढ़ने के बाद एसीपी अरविंद एक पैटर्न नोटिस करते हैं कि अभी तक जो 8 लोग मारे गए हैं, किलर ने उन सभी को उनके बर्थडे में मारा है। दरअसल ये उन सबको उनके बर्थडे में इसीलिए मार रहा है क्योंकि फ्रांसिस भी अपने बर्थडे के दिन मरा था। फिर वो इस फाइल के मदद से बाकी के 2 पेयर्स ऑफ जुड़वा बच्चों का भी पता लगा लेते हैं। उनमें से 2 जुड़वा भाई और 2 जुड़वा बहन होते हैं। फिर सबसे पहले एसीपी अरविंद 2 जुड़वा बहनों से मिलने जाते हैं, पर वहां पहुंच के वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस घर में वो संजना को देखते हैं। दोस्तों संजना वही लड़की है जो अरविंद के प्यार में पागल है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि संजना की भी एक अंजना नाम की जुड़वा बहन है। फिर एसीपी अरविंद संजना की माता पिता को सीरियल किलर की पूरी कहानी बताते हैं और वो उनसे ये भी बताते हैं कि संजना और अंजना की जान को खतरा है, इसीलिए मुझे इन दोनों को यहाँ से एक सेफ जगह ले जाना होगा। फिर एसीपी अरविंद इन दोनों को यहाँ से लेके एसआई मनोहर के घर पे छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर वो धीरन और धीरज नाम के बाकी के 2 जुड़वा बच्चों के बारे में पता लगाने निकल जाते हैं, पर वो लोग पहले जहाँ पे रहा करते थे अब वहाँ पे नहीं हैं। इसीलिए बहुत ढूंढने के बाद भी एसीपी अरविंद धीरन और धीरज के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाते हैं। और फिर अगले ही दिन उन्हें फिर से एक जला हुआ डेड बॉडी मिलता है। फिर एसीपी अरविंद ये समझ जाते हैं कि जरूर ये डेड बॉडी धीरन और धीरज में से किसी एक का है। फिर एसीपी अरविंद को ये पता चलता है कि एसीपी रजनीत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो वो उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। दरअसल वो एसीपी रजनीत से ये जानना चाहते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। तो एसीपी रजनीत उन्हें बताते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक साजिश था। दरअसल उस रात अचानक से एक कार मेरे जीप के सामने आ गया
और वो कुछ देर तक ऐसे ही मेरे आगे चलने के बाद अचानक से मेरे सामने से हट गया। पर वो जिस जगह पे हटा वहां आगे रास्ता बंद था, क्योंकि वहां पे रोड का काम चल रहा था। और तब अचानक से मेरे पास ब्रेक लगाने का भी टाइम नहीं था और देखते ही देखते मेरा एक्सीडेंट हो गया। पर हाँ, एक्सीडेंट के बाद वही कार वाला बंदा नीचे उतरता है और मुझे उसकी कार में डाल के अस्पताल तक लेके जाता है। तब मेरा हालत इतना बुरा था कि मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। फिर एसीपी अरविंद यहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उस ट्विन बर्ड्स स्कूल की ऑनर एसीपी अरविंद को कॉल करके बताते हैं कि शायद उन्हें यह पता है कि बेंजामिन उन्हें कहाँ मिलेगा। दरअसल हर साल जब मैं जोसेफ की डेथ एनिवर्सरी में उसे फूल चढ़ाने ग्रेवयार्ड जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पे पहले से ही कोई फूल रख के जा चुका होता है। मेरे ख्याल से वो फूल रखने वाला कोई और नहीं, बेंजामिन ही है। और वो हर साल फ्रांसिस के डेथ एनिवर्सरी के दिन वहां पे आता है। और कल फ्रांसिस का डेथ एनिवर्सरी है और कल बेंजामिन वहां पे जरूर आएगा। फिर एसीपी अरविंद बेंजामिन को पकड़ने के लिए शाम से ही उस ग्रेवयार्ड में उसका इंतजार करते हैं। फिर हम देखते हैं देर रात को बेंजामिन ग्रेवयार्ड में आता है और ये बेंजामिन कोई और नहीं, सब इंस्पेक्टर मनोहर होता है। एसीपी अरविंद को अभी तक ये पता नहीं है कि बेंजामिन असल में कौन है। फिर एसीपी अरविंद बेंजामिन को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर गन तान के उसे चुपचाप पीछे घूमने के लिए कहते हैं। पर बेंजामिन यहाँ पे बहुत चालाक निकलता है। वो तुरंत पीछे घूम के एसीपी अरविंद के जिस हाथ में गन होता है उस हाथ को मारता है, जिसके चलते गन हाथ से छिटक के नीचे गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के बेंजामिन अपना गाड़ी लेके यहाँ से भागने लग जाता है और एसीपी अरविंद भी अपने गाड़ी से उसे फॉलो करते हैं। पर उसे कुछ दूर तक फॉलो करने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि एसीपी अरविंद ने बेंजामिन को पीछे से देखा था और उस टाइम ग्रेवयार्ड में बहुत अंधेरा था, इसीलिए उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि बेंजामिन कोई और नहीं, सब इंस्पेक्टर मनोहर है। फिर वो सीधा सब इंस्पेक्टर मनोहर के घर जाते हैं, पर तब तक बेंजामिन अपने घर आ चुका होता है और वो एसीपी अरविंद को सामने देख के चुपचाप दरवाजा खोल देता है। एसीपी अरविंद उसे कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे बेंजामिन मिला था, पर इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता वो भाग गया। मुझे लगता है उसे हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता होगा। इसका मतलब संजना और अंजना का यहाँ रहना अभी और सेफ नहीं है। अभी जल्दी से जल्दी हमें उन दोनों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा। इतना कह के एसीपी अरविंद जैसे ही ऊपर जाते हैं उन्हें वो दोनों रस्सी से बंधे हुए मिलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी पीछे से बेंजामिन आता है और एसीपी अरविंद के सर पे जोर से मारता है और एसीपी अरविंद वहां पे बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एसीपी अरविंद को होश आता है तो वो देखते हैं उनके सामने संजना होती है और अंजना को बेंजामिन अपने साथ ले गया होता है। फिर वो संजना को अपने साथ लेके बेंजामिन को ढूंढने निकल जाते हैं। तो ऐसे ही चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं भी बेंजामिन नहीं मिलता है। पर तभी उन्हें एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल दिखता है और उन्हें याद आता है जब वो इस केस के सिलसिले में पूछताछ कर रहे थे तब उन्हें एक जुड़वा भाई ने ये बताया था कि जब उसे होश आया तब वो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के अंदर था। तो एसीपी अरविंद को लगता है शायद बेंजामिन यहीं पे होगा, क्योंकि इस पूरे शहर में इसके अलावा कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल नहीं है। फिर एसीपी अरविंद तुरंत संजना के साथ उस अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के अंदर चले जाते हैं। फिर संजना और एसीपी अरविंद दोनों अलग अलग होके बेंजामिन और अंजना को ढूंढने लगते हैं। एसीपी अरविंद बेंजामिन को ढूंढते हुए ऊपर आ जाते हैं और ऊपर उन्हें बेंजामिन मिल भी जाता है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा हाथापाई होता है। फिर हम देखते हैं एसीपी अरविंद संजना के तरफ अपनी गन फेंक देते हैं और कहते हैं बेंजामिन लिफ्ट से नीचे जा रहा है, इससे पहले कि वो अंजना को मार दे तुम ये गन उठाओ और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उस पे गोली चला दो। और संजना ऐसा ही करती है, गन को अपने हाथ में लेके जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है आंख बंद करके वो गोली चला देती है। पर लिफ्ट के अंदर बेंजामिन नहीं
अंजना होती है और गोली लगने के कारण अंजना देखते ही देखते मर जाती है। और यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट। दरअसल बेंजामिन मनोहर नहीं, अरविंद है। ये पूरा कांड उसी का रचाया हुआ है। दरअसल वो खुद मनोहर को धमकी दे के ये सब काम करवा रहा था, जैसे कि ग्रेवयार्ड में जाके फूल चढ़ाना और अंजना और संजना को रस्सी से बांध के रखना। दरअसल वो मनोहर को इस बात का धमकी देता है कि अगर वो उसका कहना नहीं मानेगा तो वो उसके बेटे को जान से मार डालेगा। इसलिए मनोहर अपने बेटे को बचाने के लिए चुपचाप ये सब करता रहा और बेंजामिन के कहने पे ही मनोहर अंजना को उठा के उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले आया था। फिर हम देखते हैं एसीपी रजनीत भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। दरअसल उन्हें ये सच पता चल गया था कि एसीपी अरविंद ही बेंजामिन है। दरअसल बेंजामिन जब उनसे मिलने गया था तब वो अनजाने में अपना लाइटर वहीं पे भूल गया था और उस लाइटर को देख के एसीपी रजनीत को ये याद आ जाता है कि जिस बंदे ने उन्हें अपने गाड़ी में अस्पताल तक छोड़ा था उस गाड़ी में भी बिल्कुल इसी तरह का एक लाइटर था। तो एसीपी रजनीत को ये बात खटकती है। फिर वो एसीपी अरविंद का पूरा बायोडाटा निकालते हैं। तब उन्हें ये पता चलता है कि एसीपी अरविंद ही बेंजामिन है और उन्हें एक चर्च से गोद लिया गया था। फिर एसीपी रजनीत बेंजामिन को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अगले दिन कोर्ट हियरिंग के बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं रात को एक बंदा भागते हुए पुलिस स्टेशन में आता है और वो एसीपी रजनीत से कहता है, सर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। एसीपी रजनीत इस बंदे को पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो वही हो ना जिसने उस बैंक को लूटा था, पर तुम्हें तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और तुम्हें अभी जेल में होना चाहिए था, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये बंदा कहता है, सर आपने जिसे अरेस्ट किया था वो मेरा भाई था धीरन और मैं धीरज हूँ। दरअसल अभी मैंने न्यूज में बेंजामिन के बारे में देखा और बेंजामिन अभी उसी जेल में है जहाँ पे मेरा भाई है। सर आप प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। फिर सब इंस्पेक्टर मनोहर कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे कब है? तो धीरज कहता है, सर आज हमारा बर्थडे है। इसका मतलब बेंजामिन आज ही धीरन को मारने वाला है। फिर एसीपी रजनीत और एसआई मनोहर फटाफट जेल पहुंच जाते हैं, पर तब तक बेंजामिन धीरन को जान से मार चुका होता है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर धीरन और धीरज जिंदा थे तो वो आखिरी जला हुआ लाश किसका था? दरअसल वो एक लावारिस लाश था। बेंजामिन ने उसे कहीं से लाके वहाँ पे जला दिया था और पुलिस को ऐसा दिखाया जैसे कि ये धीरन और धीरज में से कोई एक है। और यहाँ पे हमें एक और बात भी पता चलता है कि बेंजामिन अपना लाइटर वहाँ पे गलती से नहीं भूला था, वो जानबूझ के अपना लाइटर वहाँ पे छोड़ के आया था ताकि एसीपी रजनीत उस लाइटर को देख के उसके पीछे लग जाएं। और ऐसा ही होता है। फिर हम देखते हैं बेंजामिन का बदला पूरा होने के बाद वो जहर खा के कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।